ओपनिंग। तो चलो श्री गणेशाय नमः किया जाए इस टॉपिक का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो मैट्रिसेस को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ और नहीं है। अगर आप इसको ऐसा देखोगे तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ एन एरे है। लाइक जितने लोग आप लोग में से कंप्यूटर लिए वो थोड़ा जल्दी समझ पाते हैं कि एरे का मतलब क्या होता है, जो आईटी या कंप्यूटर बैकग्राउंड से। और जो नहीं भी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, अभी मैं तुरंत बता देता हूँ कि एरे का मीनिंग क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज व्हाट मैट्रिक्स। नाउ अरेंजमेंट का मतलब क्या, ये भी तो समझना जरूरी कि अरेंजमेंट का मतलब बचपन से लेकर अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे हैं मैथ्स में, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स और मैनिपुलेटिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर और वेरिएबल्स इस, यही तो होता है मैथमेटिक्स। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स मैट्रिक्स चैप्टर के हिसाब से प्लेसिंग ऑफ नंबर भी है, नंबर की प्लेसमेंट करना, ये इस चैप्टर में होता है मैट्रिक्स में। तो सिर्फ कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्टिसिपेशन आएगा इस चैप्टर में, बट वेरिएबल्स के साथ, नंबर्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ साथ ये चैप्टर पहले बताता है आपको, ये टॉपिक पहले बताता है कि हाउ टू प्लेस अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम लोग अपनी अलमीरा में कपड़ा रखती है, तो हमारे क्लोथ्स जो हम लोग अलमीरा में रखते हैं, कुछ लोग फेंक के रखते हैं, कुछ लोग अच्छे से रखते हैं, डिपेंड्स। तो एक प्लेसिंग बनाई गई है अलमीरा, कहीं और जो भी एक सेक्शन आपने बनाया है। मैं स्टैंडर्ड अलमीरा ये इसलिए यूज कर रहा हूँ कि नॉन ऑन एन एवरेज एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन दे पुट देयर क्लोथ ऑन अलमीरा। आप और कुछ भी सेक्शन बनाए, कुछ लोग बास्केट में रखते हैं, कुछ लोग जैसा भी है, तो एक कुछ ना कुछ पोजिशनिंग हम लोग डिफाइन किए कि ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है। वैसे ही मैट्रिक्स में है सेम वही चीज। आप एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स में यहाँ पर नंबर आ सकते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो नंबर और वेरिएबल्स को आप एक जगह ला के रख सकते हैं यहाँ पर। एंड दैट प्लेस इज नथिंग बट एरे, उसी को एरे बोलते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर का हिस्सा रहते हैं, पहले से सीएस या आईटी लिए हुए रहते हैं, अदर देन पीई, तो वो लोग को ठीक है, ये जल्दी पता रहता है, उनको पता रहता है कि एरे का मतलब क्या है। तो एरे का मतलब यही है ना, पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब इसमें वर्किंग रूल क्या है कि आप एलिमेंट्स को पोजिशनिंग कैसे करेंगे, आप वहां पर रखेंगे कैसे। तो इसके लिए तरीका क्या है, देखिए ये एरे का ये होता है, देखो यही बॉक्स, यही रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर आप एक्स डाल दोगे तो आपको याद है, अगर इसको एफ ऑफ एक्स बोला गया है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था फंक्शन चैप्टर के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स नहीं है, कोई मैट्रिक्स है, तो फिर ये एरे, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है हमारा एक्स, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं रहेगा। हम लोग ये एरे में या ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हमने इस एक्स को वहां पर प्लेस कर दिया, तो फिर ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो वहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जामिनर आपको इस चीज को देगा कि ये एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कंटेंट लिखा गया है, वो कंटेंट जो भी लिखा गया है लिखे रहने दो, बट बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये है क्या, ये बताया जाएगा, या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि ये एक एरे है। ठीक है, बट हाँ, अब इसके लिए मैं कहानी चालू करता हूँ कि हाउ टू वर्क, हाउ टू प्लेस अ नंबर इन दिस एरे। तो इसका तरीका क्या, देखिए आपको ना एरे के अंदर में हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको, क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि आप कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्वेश्चन में दे दिया है एंड 2 वर्टिकल लाइन मैंने दे दिया आपको। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एरे के अंदर ही बनना चाहिए ना, एरे इज नथिंग बट ये रेड कलर का जो बॉक्स है वो कुछ और नहीं है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अब एक चीज देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दैट डिफाइन, वो वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, यही ब्लू कलर के पॉइंट के ऊपर आप नंबर्स को रख सकते हैं या एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इनसाइड रेक्टेंगुलर एरे। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर में वही हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला गया है। यहाँ पर जो टेक्निकल नाम दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो आप लोग को सबको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यहाँ पर रो बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग यहाँ पर कॉलम बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, intersection of row and column gives position of an elements or position of an object.
इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। एंड ऑर्डरिंग देने का तरीका क्या रहेगा, ये ग्रीन लाइन जो रहेगी वो रो कहलाएगी। तो इसकी ऑर्डरिंग कैसे देंगे हम टॉप से चालू करेंगे, इसको ऐसा बोलते हैं रो 1 R1 R2 R3, ये पोजिशनिंग देने का तरीका फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी कैन प्लेस या वी कैन डिफाइन पोजिशनिंग ऑफ कॉलम। तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम गिव्स अ पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, और हम लोग वहीं पर फिर पोजीशन मतलब वहीं पर हम लोग एलिमेंट्स को लाके पटक देते हैं, रख देते हैं। दैट्स इट, यही है मैट्रिक्स, बस इतना ही है। अब इसके अंदर जो मैनिपुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं। तो इसके लिए पहला वर्किंग रूल अभी तक जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर में नंबर प्लेस करना है, फिर वर्क कैसे करता है, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, फिर इसका रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगा। तो वो सब भी आएंगे, हम लोग वो सब टॉपिक में भी आएंगे कि रियल लाइफ में भी मैट्रिक्स का कहाँ यूज है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे कि रियल लाइफ में कहाँ यूज है, मैं हर टॉपिक का आपको बताऊंगा। तो ये भी आगे जाके आपको समझ में आएगा कि रियल लाइफ में कहाँ यूज है। बिफोर दैट हमको ये समझ में आया कि नंबर की पोजिशनिंग कैसे करनी है, फिर इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, इसका यूज क्या है, इसका वर्किंग तरीका क्या है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, मैट्रिक्स क्या डिवाइड हो सकता है क्या। तो फिर ये आगे की कहानी है, अपन आगे इसको मूव करते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे एग्जाम्पल में मैंने लिया था। मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था एंड 2 वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम को अगर आप इस ऑर्डर में लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2, तो 3 क्रॉस 2 कर रहा हूं मैं, देखो ये 3 क्रॉस 2। तो ये 3 क्रॉस 2 का मतलब होता है दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। दैट इज नॉट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। वो ऑर्डर उसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है ना। जैसे 3 क्रॉस 2 कर दोगे तो 6 आता है, तो 6 इज नॉट ऑर्डर ना, ऑर्डर इज नॉट 6, ये नहीं है। ऑर्डर इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रो, क्वांटिटी ऑफ रो इनटू क्वांटिटी ऑफ कॉलम। तो 3 इंटू रो, पहले आप 3 इंटू 2 कर रहे हैं। तो जैसे मेरे एग्जांपल में जो मैंने ऊपर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वाला बनाया था, तो इस एग्जांपल में 3 रो है 2 कॉलम है, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट ऑर्डर इज 3 इंटू 2। एंड ऑलवेज जैसे लास्ट ईयर था आपको सेट चैप्टर में, हमेशा हम सेट में हर एक सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरीके से मैट्रिक्स के लिए भी कंपलसरी कंडीशन है कि आप उसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल, ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जो मैंने डायग्राम बनाया, ये सब ये मैंने एक मैट्रिक्स ए नाम दे दिया और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, ऑर्डर बोलने का तरीका ये है। लेकिन कोई गलती से भी 3 क्रॉस 2 करके 6 लिख देता है, तो फिर ये भी कुछ है, ये क्या है पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट्स आप इसके अंदर में प्लेस कर सकते हो, दैट कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग ऑर्डर वैल्यू। तो ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करो, 3 इंटू 2 करो, तो वो जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके अंदर में रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन गिव्स पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स। देन उसके बाद की कहानी कि अगर आप रो इनटू कॉलम लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं, दैट गिव्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ उसके बाद अगर आप 3 इंटू 2 की मैनिपुलेटिंग वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू जो आ रही है जैसे एग्जांपल 6, तो दैट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मैट्रिक्स। ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था मैट्रिक्स को लेके। अब हम मूव करते हैं मैट्रिक्स, एक्चुअली डिटेल में जाते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट चीज में आते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को हम जनरलाइज तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा, ऑर्डर को हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं, सही बात है तब। और जैसे R क्रॉस C किसी का डायमेंशन दिया हुआ है, तो R का मतलब वही हो जाता है नंबर ऑफ रो, एंड सी का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। चलो ये सब तो ठीक है, पता ही है। आ, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यस। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी का, यही है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें पूरे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं। तो आप आज की क्लास के बाद ही एक्सरसाइज 1 बना सकते हैं। वो क्या है, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, ये देखो मैट्रिक्स ए नाम दे दिया मैंने, मैट्रिक्स ए के बेस में मैंने लिख दिया 3 क्रॉस 2, तो इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो इसका मतलब होगा आप 3, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप कितना भी रो कितना भी कॉलम आप अपने मन से बनाएंगे। मैं टॉपिक को समझाने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए, दोनों चीज करने के लिए एक ऑर्डर ले लिया हूँ 3 क्रॉस 2 का, उससे हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं, टॉपिक समझ रहे हैं। 3 मतलब हो जाता है 3 रो, 2 मतलब हो जाता है 2 कॉलम।
दोनों का इंटरसेक्शन किए तो ये पॉइंट्स आ गए। जो पॉइंट्स हम लोग को ब्लैक डॉट से दिख रहे हैं, यहीं पर आप नंबर्स को लाके प्लेस कर सकते हैं। अब तो इसके इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को ना आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके हर एक एलिमेंट को जनरलाइजेशन मैट्रिक्स चैप्टर में, जैसे आपको याद है एपी में nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a+n-1d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो जनरलाइज फॉर्मूला है ना, आप कोई भी एपी में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और उसके बेस में अंदर में लिख दो AIJ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एलिमेंट्स को, ये बता रहा है हमारे एलिमेंट्स को। AIJ is nothing but that represent an elements of each and every matrix. Now what is meaning of I? जैसे मेरे को यहाँ पर 3x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ बाहर लिख दूंगा 3x2। अब मुझे I का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, I मतलब होता है पोजीशन ऑफ द रो, कि किस रो की बातचीत कर रहे हो। I में आप वो वैल्यू डाल सकते हो उसकी पोजीशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 3 रो है, तो आई की वैल्यू आप एक बार 1 2 और 3 ये 3 ही डाल सकते हो। ओनली इंटीजर वैल्यूज आर देयर। ठीक, कॉलम में भी आपको, मेरे एग्जांपल में कॉलम में आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो यू कैन पुट जे एस 1 और 2। तो आई और जे बताना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में जो किसी पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आई और जे का और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे ये वाले एलिमेंट्स के लिए मुझे बात करना है, तो मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ पता है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ A12। ये वही चीज है ना, जनरलाइजेशन चीज है AIG। तो मैंने अगर उस एलिमेंट के बारे में बात किया तो दैट इज नथिंग बट दैट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब क्या होगा AIG का, दैट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो and jth column. So that is what general representation of each and every element in this matrix. Now, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये दे रहा था ना 3x2, तो अब इसी का एलिमेंट्स के तौर पे हम अगर देखना चाहें कि एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पर पुट करूं अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स ए मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ। देखो कैसे फिलअप करूंगा। देखिए ये क्या है, इस एलिमेंट को देखूं तो ये क्या है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन। सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन। फिर ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन। फिर ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये फोर्थ वाले में आते हैं, ये फोर्थ वाला क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन। तो ये एलिमेंट्स का प्लेस करने का तरीका है ना ये चैप्टर में। अच्छा, इसके आगे और बढ़ेगा हमारा, ये हटा दो भैया, ये भी हटा दो भैया। हाँ जी। हम्म, अब इस एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये एलिमेंट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा। फिर वैसे थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग इसको पैक कर दिए ना, तो ये एलिमेंट्स की जनरल एलिमेंट्स को पुट करने का तरीका। कोई भी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्स को ऐसे डालेंगे, मैट्रिक्स ए है तो उसके इनिशियल्स को स्मॉल ए लेके आप एलिमेंट फिल कर सकते हैं। मैट्रिक्स बी है तो आप उसके इनिशियल को स्मॉल बी लेके कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है बी लेना, आप एक्स ले लो, ए ले लो, जो लेना है लो। आप अंदर के एलिमेंट्स को प्लेस करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट्स आप ले रहे हो उसके बेस में आई और जे लिखना है। आई मतलब पोजिशनिंग ऑफ दैट रो पर्टिकुलर रो, एंड जे मतलब पोजिशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो वो अकॉर्डिंगली ही पुट करना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने फर्स्ट लेक्चर का। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसका जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं आई और जे में कुछ कंडीशन दे दूंगा। आपको आई और जे में कंडीशन क्रैक करना है। जैसे ये क्या था, ये था AIJ M×N नहीं सॉरी 3×2। ये तो फिलहाल 3×2 का मैट्रिक्स है। तो मैं आपको आई और जे में कुछ कंडीशन दे दूंगा, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आई एंड जे। फिर आप वो, जैसे आपको A11 निकालना है तो आप आई की जगह 1 पुट कर देंगे और जे की जगह 1, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ A11। अगर आपको A32 निकालना है, 32 था, तो अगर आपको A32 निकालना है तो आप आई की जगह 3 पुट कर दीजिए, जे की जगह 2, तो यू विल गेट A32 वैल्यू। तो एक क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ। और नोट्स आप लोग पैरेलल बनाइए, रफ में मत बनाइए। सब चीज क्लियर कट और फेयर रहना चाहिए, वेस्ट मत करिए अलग से टाइम। पता लगा ये स्लाइड्स में भेज रहा हूँ बाद में फिर आप बना रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम बहुत मिलेगा आपको क्लास में।
क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक बार नहीं, मैं 2 बार इस चीज को रिपीट करता हूँ। तो आप सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में ढंग से सुन लेते हो तो सेकंड टाइम में सुनने की जरूरत नहीं, नोट सुना लीजिए, दैट्स। टाइम सेव करो, बट भले सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इस टाइम को बार बार वेस्ट मत करो। चलो देखो, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। एक मैट्रिक्स ए है 2x3 का ऑर्डर का, हमें ये बनाना है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जहां पर उसके एलिमेंट्स जो है ना ए आई जी, उसके बीच में देखो कनेक्शन दिया है, मॉड ऑफ आई माइनस जे डिवाइडेड बाय 2। तो वी नीड टू फाइंड मैट्रिक्स ए, अवर मेन टारगेट इज टू फाइंड मैट्रिक्स ए। तो बिफोर स्टार्टिंग मैट्रिक्स ए, एक्सरसाइज 1 में जो अपनी एनसीईआरटी उसमें यही सब क्वेश्चन भरे पड़े। तो आप ये सब चीज चालू करने से पहले, पहले एलिमेंट्स निकालने से पहले, सबसे पहले आप ना ये मैट्रिक्स की पोजिशनिंग बनाइए, एलिमेंट्स की पोजिशनिंग। आपको पता है इसमें दिया हुआ है 2 रो है, तो 2 रो ऐसे बना दीजिए, ये हो गया 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन 3 वर्टिकल लाइन, और वी कैन से 3 कॉलम्स। ये 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। नाउ इंटरसेक्शन, इसकी नेमिंग दे दो C1, C2, C3। ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। तो ये होगी इसकी नेमिंग। अच्छा, अब इसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप इसकी कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख दिया हूँ A11। सिमिलरली, अच्छा इसको यहीं लिख देते हैं अपन साइड में, ये यहीं पर लिख देता हूँ ना मैं। ये हो गया A11, फिर इसके बाजू वाला A12, ये वाला ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो, यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, देन यहाँ पर ये हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, एंड देन लास्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया A23। अवर मेन टारगेट इज टू फाइंड A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसको फाइंड करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, और कनेक्शन ये रहा। तो अब देखिए आप A11 कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस कनेक्शन हम लोग A11 निकालने जा रहे हैं। A11 इज इक्वल टू मॉड 1, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया 0, खत्म हो गया इसका खेल। नाउ मैं A12 में आता हूँ। A12 के लिए मैं क्या करूंगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 डिवाइडेड बाय 2। देखो 1 माइनस 2 होता है -1, और मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है ना। आप समझ पा रहे हो, देखो इसलिए हम लोग ना फंक्शन चैप्टर में मॉड पहले पढ़ लिए थे। भले आपको पहले से आता है 10 से, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी ऐसी चीजें, फंडामेंटल चीजें आएंगी जो फंक्शन चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर देती है बाकी चैप्टर्स को। मैट्राइसेस को इतना नहीं करेगी, तो लोड इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बट बाकी चैप्टर्स को कनेक्ट कर देती है फंक्शन चैप्टर। चलो, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 इज -1। -1 का मॉड, नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, तो दैट इज द रीजन ये हाफ हो जाएगा। एंड A13 ये यहीं पर पुट करूंगा मैं, तो आई की जगह 1 और जे की जगह हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया -2 का मॉड हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। देखो मॉड का काम क्या है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का ना। तो ये 10th में भी था हालांकि आपको। तो इस तरीके से A11, A12, A13 आ गया। सिमिलर नोट आप ये निकाल लीजिए, A21, A22 और A23 ये निकाल लो, तीनों की वैल्यू लिख लो यहाँ पर। ये वैल्यू आने के बाद फिर यहाँ पर ये मैट्रिक्स को मैं फुल करूंगा। तो देखो A21 भी आप अगर आप करेंगे ना, तो देखना वो हाफ आता है, आप करके देख लीजिए। आई की जगह 2 पुट करेंगे, जे की जगह 1, यू विल गेट वैल्यू हाफ। पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव ही होता है। A22 हो जाएगा 0, आप करके देख लो, और A23 आएगा, ऊपर -1 बनेगा, बट वो -1 कहीं ना कहीं मॉड के कारण +1 बन जाएगा, तो ये फिर से A23 आएगा हाफ। तो अब इस सबको यहाँ पर इस मैट्रिक्स में फुल फिट कर देते हैं, तो फाइनली अवर आंसर आ चुका है, बस दैट्स इट। तो इसमें किसी को डाउट होगा तो बताना, मैं एक बार एलिमेंट्स को फिट कर देता हूँ। यहाँ पर रख दिया जाए इसको। हाँ, देखिए A11 पहले मैंने रो कॉलम बनाया, इंटरसेक्शन किया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने नंबर लिखा, मतलब एलिमेंट्स लिखा। वो एलिमेंट्स को फिर मैं ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया, एक एक की वैल्यू निकालू। अब उसको मैं फाइनली प्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये 2 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है, आता ही है। तो ये A11, A12, A13 प्लेसिंग भी सही करना है, नहीं तो हाफ मार्क्स बोर्ड काट देता है इसकी। फिर हाफ, 0 एंड हाफ। तो दैट्स इट, ये मैट्रिक्स ए हमारा तैयार हो। चलो ठीक है। एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी का इसी टाइप की वैरायटी है, और आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा आज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए। यस, अब आने हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में।
तो देखो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, अभी ये भी एक ऐसी वैरायटी है जिसका सडन यूज होता है ना, मतलब ऐसा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में। एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है और वो पूरे चैप्टर का बैकबोन है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ वही एक चैप्टर है जो पूरे चैप्टर का बैकबोन है, सॉरी वही एक टॉपिक है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ढंग से पढ़ना है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे हम चालू करते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो रहता है और मल्टीपल कॉलम्स, मोर देन वन कॉलम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स ए, और इसमें मैंने एक रो ही रखा है, ये एक रो, बट यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉलम रख दिए। एग्जाम्पल ऐसे मैंने 4 कॉलम रख दिए। तो इंटर तो इसका मतलब ये हो जाता है ना, मैं 4 एलिमेंट्स प्लेस कर सकता हूँ लाइक दिस। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए को ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, याद रखिएगा कॉमा वॉमा नहीं डालना है ना, जो लोग कॉमा डालते हैं वो गलती कर देते हैं, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं आता। तो 1 2 3 4 गैप दे देके मैंने लिख दिया। तो दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो आता है, सॉरी सिंगल रो आता है, एंड मल्टीपल कॉलम्स कैन बी देयर। कॉलम मैट्रिक्स में इसका रो अपोजिट है। हाँ एक चीज है, हमेशा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा रहेगा पता है, वन क्रॉस समथिंग। वन क्रॉस समथिंग का मतलब कॉलम की क्वांटिटी नहीं पता रहेगी, बट रो की क्वांटिटी हमेशा पता रहेगी, वो वन रहती है। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रो हमेशा वन रहता है। कॉलम मैट्रिक्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा एक रहता है। देखो जैसे ये एक कॉलम है और यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3 रो है, ये ना ये तीनों चिपक नहीं गए ना, ये गलत बन गया है। ये वन कॉमा मतलब सॉरी कॉमा नहीं है, गैप गैप में, वन फिर देन टू फिर देन थ्री, गैप में। हाँ जी, तो इधर आते हैं हम लोग, एक रो 3 कॉलम, वन रो, उल्टा बोल दिया सॉरी, 3 रो 1 कॉलम, ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। पहले आपको रो के बारे में बातचीत करना है, देन कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ये मैट्रिक्स बी जो है वो 3 क्रॉस 1 का है, बट कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m क्रॉस 1 का रहता है, वेयर m इज नंबर ऑफ रो, पता नहीं कितनी रो डाल सकते हैं आप, बट कॉलम फिक्स है। क्वेश्चन में दे दिया है अ कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो अंडरस्टूड हो जाता है कि एक कॉलम है। अगर क्वेश्चन में दे दिया और रो मैट्रिक्स ऐसे करके क्वेश्चन चालू किया गया, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि आपको रो मैट्रिक्स एक ही लेना है, मतलब रो आपको एक ही लेना है, आप कॉलम मल्टीपल ले सकते हैं। तो ये वैरायटी जो है ना, ये क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। तो ये सडनली क्वेश्चन में यूज होते हैं, सडन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की क्वांटिटी कॉलम की क्वांटिटी के साथ मैच नहीं होती, क्वांटिटी ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स विद क्वांटिटी ऑफ कॉलम, और वी कैन से नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स विद नंबर ऑफ कॉलम। तो वी कैन से दैट मैट्रिक्स आर नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन मूव करते हैं आगे की तरफ। ये देखो, ये जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना, तो 1 2 3 4, ये 4 रो है इनटू, और 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो ये ऑर्डर है 4 क्रॉस 2 का। फिर आप ये भी देख सकते हैं, ये हो गया एक रो, 2 रो, ये हो गया 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, तो ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 5। तो बस एकदम सिंपल है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 का है, इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 2 का है, क्वांटिटी ऑफ रो इज नॉट इक्वल विद क्वांटिटी ऑफ कॉलम, तो दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम लेके तो क्वेश्चन यूज नहीं होगा, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, बट उसका नाम लेके क्वेश्चन ऐसा वर्ड नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे करके क्वेश्चन नहीं आता है। ये मैट्रिक्स दे देगा, अंडरस्टूड है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ रो और क्वांटिटी ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया, रो मैट्रिक्स डन हो गया, कॉलम मैट्रिक्स डन हो गया। हाँ, जीरो मैट्रिक्स में आते हैं। देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट 0 0 रहते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर नल, दैट मैट्रिक्स आर नोन एज, वी कैन से, नहीं देविका ये सब नहीं लिखना है, वो क्या आशुतोष, यू कैन, हाँ इमरजेंसी, ओके ओके। नहीं देविका, देविका आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब तो ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो इसकी पीडीएफ तो मिलेंगे, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बस ऐसे ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री 0 होती है, और इस मैट्रिक्स को नॉर्मली कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऑर्डर इसके नीचे लिख देते हैं, कैपिटल ओ के नीचे ऑर्डर, ये जैसे लिखा हुआ है m क्रॉस n। तो जैसे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जैसे ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये वाला, तो ऑर्डर ओ मतलब हम लिख देंगे, उसके कैपिटल अल्फाबेट ओ है और उसके बेस में उसका ऑर्डर ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कोई यूज का नहीं है, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम जब भी ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ रो से, क्वांटिटी ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ रो।
तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम की क्वांटिटी रो की क्वांटिटी से ज्यादा होती है, दैट्स इट। और वर्टिकल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की क्वांटिटी रो की क्वांटिटी से कम होती है, और रिवर्स, कॉलम रो की क्वांटिटी, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये लिखा हुआ है इसलिए बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं बता रहा हूँ ना, बट यूज कहीं नहीं है। ठीक है, चलो। तो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इन वर्टिकल मैट्रिक्स। Now, this is the important matrix among all matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी की फैमिली है पूरे चैप्टर में, इसकी बहुत सारे लोग, इसके अंदर में बहुत लोग आते हैं। आप बोल सकते हो जैसे हमारी फैमिली के एंसेस्टर, जैसे आपका सरनेम है तो वो आपकी फैमिली के पूरे पूर्वज के लिए रहेगी जो आपका सरनेम, वैसी मैट्रिक्स का जो बैकबोन है वो यही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी की फैमिली, इसी के टुकड़े, इसी के दादा दादी मम्मी पापा सब इसी के अंदर आते हैं जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो की क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों सेम होते हैं, quantity of row and quantity of column are same, that matrix are known as square matrix, and their order is represented by, for example, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बी ले लिया है तो मैंने यहाँ दे दिया है ए बी सी, ये दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स बी नाम दे दिया। तो आपको पता है इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। तो आप इस मैट्रिक्स बी के बेस में सिर्फ 3 लिख सकते हो, 3 क्रॉस 3 की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड होता है कि एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर, या तो आप देखो जैसे कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो आप उसको एन क्रॉस एन लिख सकते हो, या तो ऑर्डर सिर्फ एन भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है इसमें। जैसे कोई मैट्रिक्स एक्स है और ये ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4, तो आपको पता है मैट्रिक्स एक्स है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल है ये सब, जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो आप इसके बेस में या तो 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियरिटी से पता होना चाहिए, दोनों में से कोई भी सिंबल क्वेश्चन एग्जामिनर यूज कर सकता है, या तो ऐसा और या तो ऐसा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। उस आप ये मत सोच लेना कि मिस प्रिंट है। वो समझ जाना कि ये ऐसा लिखने का तरीका, ये मिस प्रिंट नहीं है 2 क्रॉस 2, ये भी लिखने का तरीका। तो चलो अब इसकी फैमिली देखते हैं, इसके ब्रांच देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से मैट्रिक्स है जो इसके अंदर आते हैं, और ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जो पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए ना इसके लिए। हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग फैमिली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के परिवार को चालू करने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कुछ टूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। वो टूल्स, अच्छा मैं पहले से लिखे हुए इसको हटा देते। वो टूल्स क्या है मैं आपको बताना चालू करता हूँ। चलो ये लिखा हुआ है ना, ये हटा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए पहला चीज, जैसे मैंने कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 3 क्रॉस 3 का, और उसका उसके अंदर का मैंने एलिमेंट्स को प्लेस किया। तो पहला एलिमेंट आएगा A11, देन सेकेंड एलिमेंट इज नथिंग बट A12। ये क्या हो गया, अच्छा, सेकेंड एलिमेंट आएगा A12, थर्ड एलिमेंट आएगा A13, देन ये आ जाएगा A21। मैंने 3 क्रॉस 3 का लिया ना एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे को आपको टॉपिक समझाना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का ही पार्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही केवल ऐसा होता है कि जब भी ये ए आई जे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, पहली बात मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और जब जब उस मैट्रिक्स में आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये आप लोग को लिखना है अपने कॉपी में भी। पहले हेडिंग डाल दो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके नीचे आप लोग लिख लेना स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा। और फिर उसके नीचे आप ये लिखिए दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डायगोनल नहीं कहते ना, दिस इज नॉट डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल वो मैट्रिक्स होता है या वो एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल बोलते हैं जहां पर आई और जे की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां टकराते हैं वो वाला एलिमेंट, फिर देन सेकंड रो और सेकंड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला एलिमेंट, फिर देन थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला एलिमेंट।
तो वैसे एलिमेंट्स को ही हम लोग केवल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो दैट इज द रीजन A11 A22 A33 इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। नाउ सेकंड, इसके आगे तरफ मूव करते हैं। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं A12, और फिर इसी का ऑपोजिट टाइप का दिख रहा है A21, फिर ये देखिए A13, और ये दिख रहा है हमें A31, और फिर ये देखिए आप लोग, इस पे येलो से दिखा देता हूँ, A23 और ये है A32। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स वेयर I and J वैल्यूज गेट इंटरचेंज, I and J गेट इंटरचेंज, A12 को A21 लिख दिया, A13 को A31 लिख दिया, A23 को A32 लिख दिया मैंने। तो ऐसे पेयर ऑफ वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ये लिखा हुआ है, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं ना ये। तो ये सब टाइप के पेयर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, तो A11 और A22 को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। और A21 और A12 को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अगर मैं 2x2 का एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स लेता हूँ, तो 2x2 के मैट्रिक्स में A11 and A22 आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स, एंड अदर देन दोज एलिमेंट्स इन स्पाइट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, पेयर्ड वैल्यूज वेयर I and J values get interchanged, that kind of paired values are known as conjugate elements. तो A12 and A21 conjugate elements है, कॉमा A13 and A31 conjugate elements है, कॉमा A23 and A32 conjugate elements। एक चीज और, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को। ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब लास्ट चीज इसी के बारे में, जब आप डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, जब आप डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, तो दैट आर नोन एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया ना, उसमें ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया है ये A3x3 का, इसमें ये रहेगा, इसको लिखते कैसे, शॉर्ट फॉर्म क्या है, TRA, इसी को हो जाएगा A11 A22 and A33, sum of diagonal elements is known as trace of the matrix। इसको ऐसा भी लिखते हैं समेशन AII, क्योंकि समेशन का मतलब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, लास्ट ईयर 11 में पढ़े होगे। समेशन मतलब क्या हो जाता है कि आप ये तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है समेशन, जहां पर I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है। तो ये सिंबल इतना जरूरी नहीं है ना, आपको बस ये पता होना चाहिए ट्रेस का मतलब होता है सम करना, दैट्स इट। तो क्या बुक में कई जगह आप देखोगे ना, बुक में ऐसा लिखा हुआ है सिंबल, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या है। तो भैया ये कुछ नहीं है, एक बार आप I की वैल्यू 1 डालो तो ये क्या हो जाएगा A1, ठीक है। समेशन का काम क्या है, प्लस लगाना। तो पहले आप I की वैल्यू डालो, फिर प्लस लगाएगा समेशन, फिर I की सेकंड वैल्यू डालो, फिर प्लस लगाएगा, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं I की जगह 1 डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा A11। अब समेशन क्या करेगा, प्लस लगा दे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब आप I की वैल्यू 2 डालेंगे, ये हो जाएगा A22, फिर समेशन क्या होगा, प्लस लगा देगा, फिर I की वैल्यू 3, खत्म। तो I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाना। तो ये एक कोडिंग फॉर्मेट है लिखने का। तो जब आप बुक्स देखते हैं, ऐसा कोडिंग देखते हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल चीजें हैं, थोड़े से आते हैं ये सब कोडिंग, और आपको नहीं आते हैं कोडिंग रीड करना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इस पेज में हम लोग क्या क्या सीखें, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, लीडिंग एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जहां पर I और J की वैल्यू सेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एंड इसके बाद हम लोग सीखे थे ट्रेस ऑफ द एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट पेज था ये। अब इसी को लेके हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में आ रहे हैं, कि ऐसे मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स है जिसके अंदर में थोड़ा बहुत इनका यूज है। चलो स्टार्ट करा जाए। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में पहला क्राइटेरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है हमारा, एक सेकेंड ना, चलो पहला क्राइटेरिया है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये टोटल 2 मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट फिर भी अपन पढ़ लेते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी फैमिली ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के पूरे नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। बट साथ ही साथ मैं ट्रायंगुलर भी बता देता हूँ, कुछ नहीं है ट्रायंगुलर में। आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे साइड में तो आप पीडीएफ जब मिलेगा तो वहीं से पढ़ना, आपको अलग से कॉपी में लिखने की जरूरत है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के ऊपर तक के एलिमेंट्स को ले होगे तो एक ट्रायंगल बनता है, और नीचे हमेशा जीरो ना एलिमेंट्स रहना चाहिए। नीचे हमेशा जीरो, डायगोनल के नीचे हमेशा जीरो, एंड अदर देन डायगोनल जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो सबको मिला के एक ट्रायंगल बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम विथ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, बाकी नीचे वाले को मिला के हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो दैट इज द रीजन इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ये सब कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, कोई इतना पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है, खत्म। डायगोनल में आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में के लिए एक कंडीशन है कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, बट डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी कंडीशन है। ये तो कोई जैसे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल, अच्छा मैंने यहाँ इस पेज में जितने भी एग्जांपल टाइप करवाया हूँ ना वो 3x3 के मैट्रिक्स ही है। नॉर्मली इसी के क्वेश्चन आते हैं 3x3 के, और या तो 2x2 के आएंगे या तो 3x3 के। आपके सिलेबस में 4x4 वाले मैट्रिक्स नहीं है, तो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। 4x4 नहीं है, 5x5 नहीं है, तो ये सब मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 1x1 है। अच्छा 1x1 को भी आप लोग लिख सकते हो, देखो ऐसा एक मैट्रिक्स ए है जिसका एक रो है और एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन सा एलिमेंट आएगा पता है, A11, सिर्फ एक एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं 1x1 का मैट्रिक्स। 2x2 में 4 मैट्रिक्स आते हैं, 4 एलिमेंट्स आते हैं, एंड 3x3 में 9 एलिमेंट्स आते हैं। नाउ तो मैंने यहाँ पर अपने पेज में 3x3 का एग्जाम्पल रखा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज इसी के क्वेश्चन आते हैं 3x3। अब होता क्या देखिए, जब कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं 0 0 है, तो समझ जाइए वो डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। ये D1, D2, D3, आपको यहाँ 3 डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ये 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो, कम से कम एक मैट्रिक्स, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। ये देखो, हाँ जी, इसका एग्जाम्पल देखिए डायगोनल का। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 0 0 0 0 0 0 5। तो आपको पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अभी भी। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक जगह एलिमेंट्स दिखते रहना चाहिए। जैसे इसका एक और एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 और ये भी 0 0 0। कम से कम एक जगह एलिमेंट्स दिख रहा है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। टेक्निकल वर्ड ये है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, दैट मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ना एक शॉर्ट फॉर्म तरीका भी है लिखने का। जैसे इस मैट्रिक्स का मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये वाले मैट्रिक्स का मैं, डायगोनल मैट्रिक्स का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखाता हूँ। ऐसा लिखते हैं 1, थोड़ा गैप 0, थोड़ा गैप 5। तो इसका मतलब क्या हो जाता है पता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना DIG या DIA लिख देंगे हम लोग। तो DIG या तो DIA लिखा हुआ है और 105 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। फिर 1 लिखोगे और साथ में पूरा 0, फिर ये सेकंड, ये A22 है और ये A33 है। तो ये तीनों का मतलब क्या हो जाता है, A11, A22, A33। तो इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसका भी शॉर्ट फॉर्म तरीका क्या रहेगा लिखने का इस नीचे वाले मैट्रिक्स का, ये ऐसा रहेगा, देखो DIG, फिर ये हो जाएगा 1 0 0, ऐसा। डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो और बाहर DIG लगा दो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स की बातचीत की जा रही है। ये डायगोनल एलिमेंट्स है जो दिए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस जो नहीं दिए हुए वो सब 0 है। तो ये शॉर्ट फॉर्म तरीका है डायगोनल एलिमेंट्स का। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में। देखिए एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके पूरे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल ये रहा, इसका एग्जांपल हाँ ये ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो ये देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पूरे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं,
यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो पूरे एलिमेंट्स 1 1 है, अदर देन ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो इसका एक और नाम है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है हालांकि, बट फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। और ये देखो ये आई बेस में 3 लिखा गया, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो स्टैंडर्ड सिंबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई, और स्टैंडर्ड सिंबल है नल मैट्रिक्स का 0।